हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू है। चले स्टार्ट करें हम लोग। वेलकम कर दिया हमने तुम्हारा, थैंक यू नहीं बोलोगे? ओके चलो, तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने तुमको पढ़ाया था अपने इस चैप्टर में क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या पढ़ाया था बताओ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया था। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अरे बताओ पढ़ा था नहीं? इसको हम लोगों ने जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट किया था। क्या कहा था मैंने इसमें? द नेट चार्ज, ये था हमारा कौन? न्यूक्लियस। ये था आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। ये और ये अंदर भी कौन होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अब यहां भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं कहाँ? रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। और ये क्या करते हैं? यहाँ से अट्रैक्शन होता है। तो इसके रिपल्सन की वजह से इसके ऊपर थोड़ा कम फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, ठीक है ना। तो नेट एक्सपीरियंस या नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑफ न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पूरा अच्छे से मैंने समझाया था इसको पिछले क्लास में, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सेल्टर है, वैज्ञानिक मैथमेटिशियन, ठीक है ना। क्या नाम है उसका? सेल्टर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सेल्टर ने कुछ रूल दिए। क्या दिए उसने? कुछ रूल दिए, है ना। तो सेल्टर रूल्स, स्लेटर बोलते हैं। क्या बोले इसको? स्लेटर। क्या पढ़ोगे आप इसको? स्लेटर रूल्स टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टू कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया बात तुमको? इसने क्या कहा पता है? इसने कहा जेड इफेक्टिव इक्वल टू, इसने कहा जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? जेड इज एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और सिग्मा क्या है? सिग्मा की बात होगी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मैंने आपको ना थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में भी दिया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो जो इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ आकर क्या होता है? एक स्क्रीनिंग करता है। सील्ड मतलब उसका आगे आगे अड़ जाता है। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे मेरा ये हाथ है, देखो ऐसा हाथ है, तुमको क्या दिख रहा है? पेन। अब मैं क्या करूं तो तुमको पेन का देखो नोक दिख रहा है ना। अब मैं लग रहा है ऐसा आगे कुछ ले आऊं, अब तुमको पेन का नोक दिख रहा है, मैंने सील्ड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? सील्ड। यही इनर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आउटर इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है, उसके आगे आ जाता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन फील होता है। रिपल्सन क्या होता है? रिपल्सन फील होता है। और जो न्यूक्लियस में जो है चार्ज, नेट चार्ज, वो फील ही नहीं हो रहा उसको। जितना है नेट वहां पर चार्ज न्यूक्लियस में नेट, उससे कम चार्ज फील होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्शन। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपेल किया जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, इट्स कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। उसे मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर एक वर्ड आया तो मैंने आपको जिक्र करके सुना दिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब जेड तो हो गया एटॉमिक नंबर, और ये हमारा हो गया स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या हो गया? सॉरी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, नॉट इफेक्ट, कांस्टेंट ये तो है ना, ठीक है ना, कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है तो फिक्स है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं लिखूंगा, तुम लोग मुझे बताओ, हम लोग क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग करते क्या है? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
ठीक है ना। तो हायर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर को तो शिल्डिंग नहीं करते ना, इनर वाले हायर वाले को करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ये जो ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास, तो 1s होता है, 2s, 2p, फिर कौन 3s, 3p, फिर 3d, फिर 4s, है ना। फिर कौन आता है 4p। अरे आगे पीछे लिख दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन पे लेकिन एस में भरेंगे। 4 पहले आता है, 3d बाद में आता है, लेकिन हमने क्या करा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया नंबर को, है ना, क्वांटम नंबर को। इलेक्ट्रॉन पहले हम लोग एस में भरेंगे, फिर भरेंगे डी में, ठीक है ना। 4p, फिर कौन आता है बताओ, फिर आता है 4d, फिर 5s। कौन आ गया 5s, नहीं आ गया, याद होगा तुमको, 4d, 5s, 5p, फिर कौन आता है 6। क्यों आ जाएगा अभी, देखो 4d आ गया, 4f, 4d 4f, फिर 4d 4f भी आता है ना, 4d 4f, ठीक है ना। फिर आएगा 5s। आपको ना कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, 4d 4f, ठीक है, ठीक है ना। और फिर 5s, फिर 5p, 5s और 5p। आप इसमें एक चीज गौर करना, देखो कॉमन लगाओ इसके बीच में, देखो ये देखो ध्यान से, दिख रहा है। फिर अगर 2s 2p नहीं हो गया, फिर 3s कौन आ गया, 3p आ गया, 3d कौन आ गया, 3d आ गया। तो 3d को आप छोड़ दो ऐसे ही। फिर आया 4s 4p, नहीं आ गया, ठीक है ना। फिर हमारे पास कौन आया 4d और 4f, 4d और 4f। देखो थोड़ा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, 4d और 4f, दिख रहा है। ये मैंने जोड़े क्यों बनाए हैं, ये मैंने जोड़े बनाए हैं कुछ सोचकर, ठीक है ना। 4s और 5s और 5p, इससे आगे भी आता है, ठीक है ना, इससे आगे भी और आता है, लेकिन हमारे काम का नहीं, हमारे काम का नहीं है। अब सुनो ध्यान से, देखो ये मैंने क्या लिखा है, सिग्मा की वैल्यू फिक्स है, सिग्मा की वैल्यू इस लेटर रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा सिग्मा वाई सब कांस्टेंट है, तो 1s के लिए 1s इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन 1s में होगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, ये फिक्स है, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है सिग्मा की 0.30, कितनी होती है 0.30, फिक्स होता है इसके लिए, ठीक है ना। ये आपको देगा, ठीक है ना। और जो NS होता है 4ns NP, ये कौन है NS और NP, अगर इलेक्ट्रॉन S में है और P में है, किसमें है, पर इलेक्ट्रॉन है ये, क्या है ये पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है 0.35, 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन मतलब मान लो हमारे पास 2s है, कौन है, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, हाँ, अरे s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, अब 4s के बाद कौन आएगा, सॉरी 2s आ गया, फिर 2p आता है, फिर कौन आता है 3p आता है, कौन आता है 1s 2s, सॉरी 2s 2p 3s, हाँ 3s आता है, ऐसा आ गया। आप सपोज करो आगे नहीं है हमारे पास, यहीं तक है, टू, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, कितने है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो एस में कुल कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, 1 और 2, है ना। और पी में कुल कितने 3 होते हैं, है कितना है इसमें 1। तो इस वाले ये सबसे बाहर होगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये दोनों क्या कर रहे होंगे, शिल्डिंग, है ना। तो इसको कितना चार्ज फील हो रहा होगा, कितना चार्ज
फील हो रहा होगा। देखो ध्यान से, इससे पहले कौन होगा, 1s। कौन होगा इससे पहले, 1s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना होंगे। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये ns और np के लिए है। तो अब 2 2 4 1 5, 5 नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन है, कौन है, बोरॉन भाई साहब 5 नंबर पे है। तो इसके अंदर देखो 5 नंबर पे है ना, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे अगर है तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए, दूसरे में कितने आएंगे, 1 2 और 3, 5 है ना। तो देखो हमें आउटर मोस्ट सेल पे निकालना है, इस पे निकालना है कि भाई अंदर वाले तो रिपेल कर रहे होंगे बाहर वाले को 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जो आउटर मोस्ट सेल में जो एक, जिसमें कितने हैं, देखो 2 इधर हो गया, 1 ये रहा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्ट पड़ रहा होगा, चार्ज, वो हमें करना है कैलकुलेट। तो कैसे होगा, देखो देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। क्या निकालना है, क्या बताया मैंने, जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस होगा ना, होगा। देखो आपको इसकी वैल्यू कितनी है, 5। कितनी है इसकी वैल्यू, माइनस। अब सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, तो सिग्मा की, इसके लिए बताओ कितना सिग्मा है, 0.30। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। कुल कितने इसमें इलेक्ट्रॉन, 2 है। तो 2 इंटू, यहां लिखो 1s के लिए है ना 0.30, तो 0.60 आ गया इस पे। अब देखो, अब बताओ, देखो ध्यान से इधर, इसमें तो इसमें हमें करना है कैलकुलेट। अब कौन आ गया, 2s के लिए। बताओ यहाँ कितना है इसके लिए, 0.30, सॉरी 35 है इसके लिए है ना ns और np। s रहेगा और p रहेगा, तो सिग्मा कितना लगाओगे आप, 0.30 इंटू क्या करना पड़ेगा, 2। तो कितना आ जाएगा, 0.70। अब इसका इतना हो गया, इसका इतना हो गया, कुल कितना हो गया टोटल। तो यहां लिखेंगे इधर, देखो देखो सुनो ध्यान से, 0.60 था किसका, 1s वाले का, और प्लस करो इसमें किसको, इसको। 0.70 था किसका, इस वाले का। अब माइनस करेंगे 5 माइनस, इसको ऐड करो, कितना आएगा बताओ, 1.30। टोटल चार्ज था कितना, 5। इतना गया सिल्डिंग में, इतना गया, बचा कितना, 3.70। 3 समझ में आया तुमको, समझ में नहीं आया, क्या निकाला, सिल्डिंग इफेक्ट के बाद इफेक्टिव चार्ज कितना, समझ में आया। बोरॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 2p का। तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये, और यहां पर भी तो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन 2, 1s में नहीं होगा, अरे यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, इसको रिपेल कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, शिल्ड कर रहा होगा। तो इससे कम चार्ज फील हो रहा होगा। था कितना, 5 प्रोटॉन का चार्ज था, कितना, प्रोटॉन का चार्ज। और फिल कितने हो रहा है, फिल कितने हो रहा है, 3.70। हाँ समझ में आया ना। तो ये उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या उसका, ये क्वेश्चन तुम्हारे आएगा नहीं, पेपर में है नहीं तुम्हारे, आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है ये, तो लिखना है, आपको लिखना है। मैंने समझाया ना तुमको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या, मैंने डिफाइन करा था पहले, समझाया था मैंने आपको पहले। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला ये रहा, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि ऐसे हम करते हैं कैलकुलेट। अच्छा, ये हमारे पास ns और np के लिए कितना, इतना होता है, ठीक है ना। d के लिए सुनो कितना होगा, देखो ये तो एग्जांपल होगी, पहले कॉपी करो, सुनो कॉपी करो इसको पहले, ये भी नहीं करा कॉपी अभी तक, देखो कॉपी करो, है ना। अच्छा ये नहीं लिखा तुमने अभी तक, ये तो मैंने पहले आपको लिखवा दिया था, ये लिखो, ठीक है ना। अच्छा चलो लिखो, देखो ध्यान से, हमने 2 लिखा आपको, है ना, 2 लिखे मैंने। 4 1s इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये होता है सिग्मा की वैल्यू, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। 4ns ये कौन है बताओ, ns है ना, उसके लिए इतना है। एग्जाम्पल हमारा ये रहा। अब सुनो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं,
हमको हमेशा ध्यान रखना है n-1, ये मर दो हो गया ना, थर्ड देखो, थर्ड n-1 s and p ऑर्बिटल, s and p सेल लिखो, सेल p सेल। अगर n-1 s है और p है सेल, यहां पर 4 लगा दो इसमें ना, 4 तो हम लगा ही नहीं थे ना, 4 लगाओ, 4। सिग्मा वैल्यू कितनी होगी 0.85, कितनी होगी, और नेक्स्ट 4। अब ये n-1 क्या है और n-2 करूंगा, ठीक है ना, ये भी एग्जांपल से पता चलेगा। n-2 कर दिया, हो गया, n-2 s, अच्छा इसमें डी और एफ भी तो होता है, ठीक है ना, हाँ, एंड डी एंड एफ है ना, इसमें भाई इसमें थोड़ा और छापना है इसमें, देखो अभी ना इसमें देखो भाई, अगर n-1 s और p सब सेल है, सब सेल लिखो ना, सेल लिख के बैठ गए, यहां कर लो सब सेल, ठीक है ना, सब सेल लिख के तो होता ही है। अगर n-1 s और p सब सेल है तो सिग्मा वैल्यू कितनी होगी 0.85, और एंड d एंड f सब सेल, d और f सब सेल होगा, तो इसके लिए वैल्यू होगी सिग्मा की 1, कितनी होगी 1। याद रहेगा नहीं रहेगा, तो याद रहेगा ना, समझ में आया सबको। 4 आगे आ जाओ, 4n-2 s p d एंड f सब सेल, f सब सेल, सिग्मा कितना आएगा 1, कितना आएगा, ध्यान रहेगा। अब मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे करके आप भी दिखाऊंगा, कॉपी करो फटाफट से, नीचे इसका एग्जांपल लूंगा, ठीक है ना। देखो 1s के लिए सिग्मा इक्वल टू 0.30, एन एस एन पी के लिए सिग्मा इक्वल टू कितना होगा 0.35, n-1 एस पी के लिए होगा 0.85, और डी के लिए कितना होगा, डी एफ के लिए 1, और n-2 के लिए 1 सब के लिए, ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। देखो हाँ n-2 चलो है ना, अरे यहाँ पर टी लगा दो है ना, ये सेकंड नहीं है ना, देखो सेकंड हो सकता है नहीं हो सकता, देखो ध्यान से एग्जांपल लें इसका। हमसे किसी ने बोला कि सोडियम है, कौन है, 11 नंबर पे है कि नहीं है, तो उसमें 11वां इलेक्ट्रॉन होगा, 11वां मतलब 11th इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा होगा बताओ। तो पहले करो कॉन्फ़िगरेशन, पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ज्यादा हो गया, एस में कितना आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन पे ये सब मिलकर शिल्डिंग कर रहे होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन रोक रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो इसने कितना चार्ज फील करा होगा इनके शिल्डिंग के बाद। देखो बताओ ये कौन है हमारे पास, बताओ 1s, देखो ये हमारे पास n है, कौन है ये n, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है ना वो n होता है, कौन होता है वो n। देखो इसमें एक कम है ना भाई, 3 है तो 1 कम हो गया, तो n में से 1 कम हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया, और ये n हो गया, सॉरी n-2, n- नहीं आई बात तुमको समझ में भैया, इसके पीछे मतलब पहले 4 होगा और फिर पीछे 3 होगा, हाँ हाईएस्ट नंबर तब भी 4 लेते हैं, या ना इस इलेक्ट्रॉन पे कितना लग रहा होगा, तो पहले इसको छोड़कर सब पे निकालो, क्या देखो n-1 के लिए सिग्मा कितना होता है, देखो इधर 4n-2s है ना, सिग्मा बताओ कितना होता है इसके लिए 1 होता है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 से इंटू कर दो, कितना आ गया 2 हो गया। अब इस पे आ जाओ इधर, देखो 4
n माइनस वन भैया मेरी समझ में नहीं आया। एस, ये क्या नहीं आया? ये आपने भैया n-2 n-2 नहीं है ये? n-2 के लिए बताओ कितने होते हैं? सिग्मा वैल्यू 1 होते हैं। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2, तो 2 से इंटू कर दिया, 1 इंटू 2। अब इस पे आ जाओ, इधर इनका निकालो सोल्डिंग इफेक्ट और सोल्डिंग कांस्टेंट। n-1 ही तो है दोनों। n-1 के लिए बताओ s की कितनी होती है और p की कितनी होती है? वो इतनी होती है ना, 4s एंड p। कितना सिग्मा आएगा बताओ इसका? कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 6 इसमें हो गए और 2 इसमें, कितने हो गए? 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 0.85 होता है, नहीं होता है? करो इसे कैलकुलेट। तो 8 पंचे 40, 8 अठे 64 और 4 कितना होता है? 68। ये आ गया है ना, पॉइंट लगाओ 2 के बाद, 6.80 हो गया ना? हो गया। अब कहाँ निकालेंगे? इसके लिए ओ, इसमें तो निकालेंगे नहीं, ठीक है ना भाई, इससे कम वाले को तो लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव। क्या निकालना है? तो जेड माइनस सिग्मा था कि नहीं था? जेड कितना होगा इसके अंदर? 11। भाई 11 नंबर पे ना, 11 पे, तो उसमें 11 होंगे, कौन? प्रोटॉन होंगे। तो 11 माइनस सिग्मा की वैल्यू कितनी, कुल कितना है बताओ? देखो 2 तो ऊपर हो गया, 6.80 हो गया, है ना? मैं सब कुछ चेक कर लो फिर से। 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 सॉरी 2 6 2 8 10 11। अब देखो ये अगर n हो गया, इससे पीछे n-1, दोनों n-1 के ही हैं, है ना? nb और pb, सॉरी sb और pb। n-1 के लिए जो होता है ns के लिए ns और np के लिए वो कितना होता है? 0.8 होता है, 85 होता है। कुल इसमें कितने हैं? 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, इंटू कर दी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है ना। सब कुल कितना हुआ देखो, ऐड करो, इसमें कितना चार्ज फील होगा? 11 माइनस 6 और 2 8, 8.80 कर दो माइनस, लिख दो भैया। कितना आएगा? 2.20 इतना होगा इसका। यानी तो है कितना? 11 प्रोटॉन, और चार्ज कितना फील होगा उसको? 2.20 फील चार्ज होगा, बताओ केवल, है ना? तो ये हमारा क्या है? जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन, ठीक है ना? ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा दे, ठीक है ना? कॉपी कर लो, है ना? फिर हम लोग अब स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझाएंगे फटाफट से क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट कह लो, चीज दोनों सेम है। ओहो, तो यहाँ मिस्टेक है, ठीक है ना? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये n हो गया, नहीं हो गया? ये क्या हो गया हमारा? n। यहाँ देखो ध्यान से, इधर अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ 2 है ना हाईएस्ट नंबर, तो n हो गया। इसमें कौन होगा? n-1 कौन होगा? तो n-1 वाले की s की वैल्यू कितनी होती है? 1 नहीं होती है, 0.35 होती है। कितनी होती है? 0.8 तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 0.35। 85 होती है s के लिए। देखो आप नीचे लिखा है, नीचे देखो, नीचे मुझे याद फोर माइनस वन एस पी सबसे, हाँ 85, मुझे याद हो ठीक है ठीक है, 0.85। अगर इसकी इंटू होगी तो कितनी आएगी बताओ? 1.70 है ना? और यहाँ ठीक है, देखना था। अच्छा अब यहाँ देखो n में ये ठीक है ना? ठीक है। हाँ, इसे ऐड करो, कुल कितना आएगा? चलो ठीक है। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? देखो इधर, बस हमें यहाँ चेंज करना था ना। 70 हमारा ये था, इधर यहाँ पर 1.70 आएगा। अगर हम यहाँ करें इसको सॉल्व, कितना आएगा? 2.40। भाई ऐड करो कितना आएगा? 0 0, और फिर यहाँ करो सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा बताओ? 2.60 आएगा, ठीक है ना? अब ठीक हो गया, ठीक है ना? करेक्ट हो गया। तो ये ना थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है ना? ठीक कर दिया मैंने। वो एक्चुअली क्या है ना, n तो ये हो गया, तो इससे पहले n-1 है ना, n-,
ठीक है ना। भैया बट आपने तो हमें फॉर्मूला ही बाद में सिखाया और आपने पहले हाँ वो मैंने पहले से कहना, वो मैंने ये ना इसको ये यूज कर दिया मैंने 1s इलेक्ट्रॉन 1s, लेकिन ये 1s तब होगा जब अकेला होगा, केवल H होगा, केवल H। सिर्फ एच के लिए है। हाँ ये ओनली फॉर H एटम है, ठीक है ना। 1s तो H में होगा ना N के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास ये H होना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आया तुमको समझ में। चलो आगे, हाँ चलो आ जाओ। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है स्क्रीनिंग इफेक्ट। लिखो हेडिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर हम इसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। इसका एक नाम और है, और शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो ध्यान से बराबर से। शिल्डिंग इफेक्ट या फिर आप कह लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। आ जाओ हम बनाते हैं बराबर से यहाँ पर एटम। ये बन गया एटम, इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, दिख तो क्या होगा तुम्हें, तुम अंधे तो हो नहीं, है ना। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, देखो S, फिर P, फिर D और फिर एफ। सेल है हमारे पास, है ना। यहाँ SPDF हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन को कलर चेंज करके बनाता हूँ, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम आई सब बड़े निकम्मे हैं, ये सारे बंदर की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर कोई इलेक्ट्रॉन, आप सभी जानते हो ना, मैं टीचिंग करता हुआ आ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, वो न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन वाला, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहता है ना, अट्रैक्ट होना चाहता है। तो जो इनर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये, अब ये मान लो हमारे पास आउटर मोस्ट के सेल हैं, सॉरी आउटर मोस्ट सेल के हमारे पास कौन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्सन। ये फोर्स कहां लगाएगा, बाहर की तरफ लगाएगा, नहीं लगाएगा, बताओ। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होना चाहेगा। क्या चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहेगा नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल भी, बाहर को फेंकेगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको वापस धकेलेगा बाहर, लेकिन ये इधर से क्या होगा, अट्रैक्ट होना भी चाहेगा इधर, है कि नहीं, अट्रैक्शन चाहेगा। और ये भाई साहब इधर रिपल्सन भी चाहेगा। चलो बाहर। भैया एक अब इस लाइन में कितना बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, भाई 2 8 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये 18 और ये 18। मैंने वो समझाने के लिए बनाया है केवल। भाई इस सेल में जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इसके अकॉर्डिंग फिल होते हैं। ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल हो गया। इसको मैं यहां लिखूंगा, देखो ध्यान से इधर, ये हमारा हो गया आउटर मोस्ट सेल। इसे हम लोग कहते हैं इनर सेल। क्या बोलते हैं, इनर सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इनर सेल का एक नाम और दिया गया है, अभी तुमको हम समझाते हैं। कॉपी करो इसको पहले तो, ना छाप लिया। छाप लोगे बराबर से इसको। इसका दूसरा नाम और ये तो डी था ना, पी,
इसका दूसरा नाम इनर मोस्ट, लिख रहा हूं, इनर मोस्ट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, ठीक है ना हम लोग। और एस हमारा क्या है, एस हमारा और भी अंदर है, एस सबसे इनर सेल, हाँ, सबसे बारीक, एफ होगी आउटर मोस्ट सेल, इनर सेल, इनर मोस्ट सेल, समझ में आ रहा है। एस पी, और ये पी हो गया। एस को हमारे पास इसका एक नाम और है, एस का एक नाम और है, अल्टीमेट, ये पेनल्टीमेट होता है, ठीक है ना, अल्टीमेट नहीं होता। एस जो हमारे पास सब सेल है, इसको बोलते हैं इंटर इनर मोस्ट सेल, इंटर इनर मोस्ट सेल, ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स है, देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या होगा, रिपल्सन, क्या होगा, ये रिपल्सन फोर्स होगा। और जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में है, ये फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। समझ में आई बात तुमको कि नहीं आई, छापो इसको फटाफट से, समझ में आया। भैया इसका क्या नाम है, हम्म, इनर मोस्ट सेल है क्या? हाँ हाँ लिखो, भैया एक बार इसका नाम बता देना मुझसे। किसका, इसका एस का मतलब इंटर इनर मोस्ट, लिखा तो है इंटर इनर मोस्ट सेल। अब देखो आगे बढ़े तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द स्क्रीनिंग, क्या बोला मैंने, द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स by the screening of outer electrons by the inner electrons from nuclear charge, of an atom is called screening effect। क्या बोला मैंने, द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्क्रीनिंग करता है, कौन, इनर मोस्ट जो सेल है उसका इलेक्ट्रॉन, तो उसको बचा देता है आगे ला करके, ठीक है ना। तो जो बचेगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जब उसके सामने अंदर के इलेक्ट्रॉन आ गए तो न्यूक्लियस का तो चार्ज उसको फिल ही नहीं होगा, फिल होगा उसे, फिल होगा ही नहीं। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। द स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। एक नाम और क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, क्या होता है। देखो भाई सुनो, अब मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं, मेरे मोहल्ले में कौन आ गया, बंदर का खेल दिखाने वाला कौन आ गया। अब बच्चे तो बंदर खेल देखने में बहुत माहिर होते हैं ना, मैं था बहुत बच्चा, मैंने देखा खेल वाला आ गया, लेकिन खेल वाले आए हुए को 20 मिनट हो गए, मतलब मैं लेट से पहुंचा, खेल शुरू हो गया था, आटा लेके नहीं गए? तो हमको आगे जाने का, आगे रह के मैं देख पाऊंगा उसको, बीच में खेल वाला होगा,
चारों तरफ से और बच्चों को घेरा होगा, क्या होगा, घेरा होगा। कुछ बड़े भी देखते हैं तो बड़े बड़े भी होंगे देखने वाले, और मैं पहुंचा लेट, तो जब मैं जाऊंगा तो हम तो भैया हमारे आगे पहले तो बहुत सारे बच्चे होंगे, बड़े बड़े आदमी भी होगी, मेरी हाइट छोटी, मेरी हाइट छोटे हो गया। अब मेरी हाइट छोटी हो गई तो हमको बंदर वाला दिख नहीं रहा खेल, तो आगे बच्चे मुझे क्या कर रहे हैं, सील्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे अच्छे से दिख नहीं रहा है यार, अच्छे से मेरे को दिख नहीं रहा है मुझे अच्छे से। ए अंकल जी, अंकल है, अंकल हटो ना अंकल। ये गलती है, उनके पैरों के नीचे देख। हाँ अच्छा, अब जो मुझसे लंबे हैं देख नहीं पाऊंगा, छोटा हूँ जो मुझसे छोटा होगा वहां देख लूंगा, है ना। अब मैं पीछे गया, ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके, ओ बेटा अब दिख रहा है। देखो बच्चे, तो पीछे वालों क्या हुआ, पीछे वाले को मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मेरे आगे पहले से ही है, व्यक्ति जो देख रहा है, बच्चा है, वो सील्ड कर रहा है मुझे, क्या कर रहा है, तो वही सील्डिंग इफेक्ट है, तो मुझे अच्छे से फील नहीं हुआ। एक चीज हो, क्लास में छोटे बच्चा आगे क्यों कहते हैं बैठने के लिए, इनकी हाइट छोटी होती है, हाइट छोटी होती है, आराम से देख लेंगे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, छाप लेंगे ना। अब जो पीछे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा पीछे बैठ गया और आगे बैठ गया ऊंट से लंबे लंबे, जो पीछे बच्चा बैठा उसको दिखाई देगा नहीं, जो आगे लंबे बच्चे बैठे हुए हैं ना, उसको स्क्रीनिंग कर रहा है, पीछे वाले बच्चे को आगे वाला बच्चा स्क्रीनिंग कर रहा है, आगे अड़ गया। अब पीछे वाला भैया, जो पीछे से बच्चा बैठा है छोटा हाइट का, वो बोलेगा ए भैया हटो ना, दिख नहीं रहा है, लिखना है, आगे वाला स्क्रीनिंग कर रहा है, तो वो इफेक्ट कौन सा हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया, किसके लिए, पीछे वाले बच्चे के लिए। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर एक लाइन में हम कहें तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि द रिपल्सन बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हो स्क्रीनिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग कह लो या कह लो रिपल्सन, बात दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये आपको पता हो जाना चाहिए, हमारा ये क्या था, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैंने आपको चीजें समझा दी है, कौन कौन सी, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सब काम आएगा आगे, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज मैंने समझा दिया है। फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है ये भी समझा दिया है। उसके बाद में हमारे पास कौन आता है, देखो ध्यान से, शील्डिंग इफेक्ट, है ना, शील्डिंग या फिर आप कह लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इनका बड़ा रोल प्ले होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत रोल प्ले होता है, ठीक है ना, समझने में चीज़ों को, साइज कैसे डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएगी, ठीक है, तो आपको सब समझते हुए जाना है डिटेल में। समझ में आई बात तुम लोगों को, ठीक है ना। तो ये हमारी थी क्या, कुछ इफेक्ट। अब यहां से हमें थोड़ी चीजें और सीखनी है कि शील्डिंग इफेक्ट अगर इफेक्टिव है तो क्या होगा। देखो भाई, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखो SPDF, ये इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, शील्डिंग इफेक्ट शो करने की पावर इसकी अच्छी होती है। देखो इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शील्डिंग पावर, डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शील्डिंग पावर, डिफरेंट शील्डिंग पावर, डिफरेंट ऑर्बिटल के पास डिफरेंट शील्डिंग पावर होती है। एस की सबसे अच्छी होती है, एस की सबसे अच्छी होती है, यानी हम कह सकते हैं इफेक्टिंग, और क्या बोला मैंने, इफेक्टिव शील्डिंग होती है किसकी, इफेक्टिव शील्डिंग होती है एस की, इफेक्टिव शील्डिंग। और ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग। कभी अगर तुमसे पूछे कोई कि बताओ सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट कौन शो करता है, तो एस ऑर्बिटल। कौन भाई, एस सबसे पास है ना न्यूक्लियस का,
न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? हाँ, पी मॉडरेट है, ठीक है ना? पी हमारा मॉडरेट हो गया। इसके एस के कंपैरिजन में तो पुअर शिल्डिंग है, लेकिन डी और एफ से स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग, ठीक है ना? तो शिल्डिंग अच्छी मतलब अच्छे से आगे ढक देगा आकर के। पीछे वालों, तुमको चार्ज बिल्कुल फील नहीं होगा, ये ज्यादा पास। ये बस मेरी या मेरी रहेगी, ठीक है ना? और किसी की नहीं हो सकती। अगर किसी और की हुई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, कर लूंगा, सॉरी, कर लूंगा। समझ में आया? तो शिल्डिंग इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इन शिल्डिंग इफेक्ट का क्या असर पड़ता है एटॉमिक साइज पे, ठीक है ना? हम लोगों ने पहले क्या स्टार्ट किया था? एटॉमिक साइज। फिर मैं स्टार्ट कर रहा था क्या? एटॉमिक साइज को इफेक्ट कौन कौन करेगा? फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज। तो उस फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज में मैंने आपको न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी कैलकुलेशन, डेफिनेशन और क्या पढ़ाया मैंने आपको? शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना? अब इनका यूज करके, अच्छा अभी ना दो इफेक्ट और आएगा। एक तो आएगा तुम्हारा डी 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 ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। कौन आएगा? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी नहीं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा आएगा तुम्हारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या आएगा? ये दो कॉन्ट्रैक्शन आपको और पढ़ाना है, दो कॉन्ट्रैक्शन और पढ़ाना है जो कि एटॉमिक साइज पे ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर मैं चलूंगा आगे और नए टॉपिक पे, ठीक है ना? तो कल अपन लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक, ठीक है ना? हाँ, अभी पढ़ा दें, चलो आ जाओ। तो ना आप लोग अगले लेक्चर में ना पढ़ करके इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? लिखो हेडिंग डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या लिखो? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन अपन लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लंबा लेक्चर जाएगा ये, लेकिन मजा आ जाएगा पढ़ने में, एक मई, ठीक है भाई? लिखो फटाफट से। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन हमारा यहां पर काम करेगा। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन देखो, हम तुम्हें पढ़ा रहे थे क्या? जब हम तुम्हें ब्लॉक एलिमेंट समझा रहे थे तो ध्यान देना, ब्लॉक एलिमेंट्स जब हम तुम्हें समझा रहे थे तो उसमें आप लेंथ वो पढ़ रहे थे। डी के बाद कौन आता है? पी। हाँ भाई, यहां देखो ध्यान से इधर। अगर मैं बनाऊं पीरियोडिक टेबल, 2 मिनट, ये बन गया हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? मात्र 2 मिनट में बन गया हमारा पीरियोडिक टेबल। और बनकर क्या हो गया? ध्यान से देखो जाओ, है ना? देखो ध्यान से, ये हमारा एस ब्लॉक होता है। इधर हमारे पास कौन होता है बताओ? देखो, अच्छा ये हमारे पास पहले ऊपर एक होता है ना, फिर 2, फिर 3, फिर यहां तक चौथे से, है ना? देखो ये हमारा होता 1 2, अरे गलत हो गया, ठीक ठीक, क्या हो गया हमारा? 1 2 3 और 4 हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ये हमारे एस ब्लॉक होते हैं, ये हमारे पी ब्लॉक होते हैं। कौन होते हैं? पी ब्लॉक। बीच में कौन आता है बताओ? और तुम देखो ध्यान से, फोर्थ, ये कौन है बताओ? फोर्थ पीरियड। क्या है ये? कौन है बताओ? ये है फोर्थ पीरियड। कौन है ये बताओ? फोर्थ पीरियड है। ध्यान देखो ध्यान से। अगर तुम्हें लेंथ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो आपको ये देखना होगा कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फोर्थ पीरियड है, यहां पे थर्ड ग्रुप आएगा, फोर्थ आएगा। 12 तक आएगा? नहीं 12 तक आएगा, 12 ग्रुप्स आएंगे, है ना? 3 to 12 ग्रुप्स आएंगे। कौन आएंगे बताओ? आएंगे ना? आएंगे इसमें ग्रुप्स आएंगे ना? ग्रुप्स। अब जब 3 to 12 ग्रुप्स आएंगे तो डी ब्लॉक के अंदर, उसके बाद कौन आएंगे? 13 से लेकर 18 पी ब्लॉक आएंगे। अब एस की शिल्डिंग अच्छी होती है, उसके बाद डी आ गया, और डी के बाद कौन आएगा बताओ? पी हाँ, पी ब्लॉक आएगा। अब सुनो ध्यान से, 4 हो गया, फिर कौन आता है? 5,
फिर कौन आता है 6, फिर कौन आता है 7 हाँ 6 पीरियड से ऊपर कौन आता है 5th पीरियड। तो जब 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाएंगे तब डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक हो जाना। क्या हो जाना, कभी ना तुम क्या करना बॉल पकड़ना, बॉल नहीं अरे ऐसे करके खींचते हैं सिकुड़ जाता है वो चीज, तो श्रिंक हो जाता है ना, श्रिंक होना। देखो अब सुनो, देखो ध्यान से सुनो, देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होगा क्या। अगर मैं बात करूं, हाँ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, अभी मैंने बताया एस पी डी एफ है ना। बताओ डी के बाद कौन आ रहा है पी, डी के बाद आ रहा है, मतलब अगर तुम 4th पीरियड के बाद जाओगे पी ब्लॉक में इधर, यानी देखो इसमें क्या होता है बैंगन आलू और गाजर, फिर इंडियम, देखो ध्यान से कौन आ गया, इंडिया फिर आता है थैला। तो इंडियम से पहले इसमें कौन आएगा इधर, इंडिया से पहला आता है सीडी, डी ब्लॉक आएगा ना, कैडमियम कौन आएगा, कैडमियम। अब बताओ कैडमियम किस में है, डी ब्लॉक में। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल जाएगा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा। कहां जाएगा, डी ब्लॉक में। कहां जाएगा, बी ब्लॉक में। और उसके बाद फिर कौन आएगा, पी ब्लॉक। तो इंडियम की साइज छोटी हो जाएगी। क्यों, जो कैडमियम के जो इलेक्ट्रॉन्स डी में, और डी के इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, शिल्डिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना। और जब शिल्डिंग अच्छी कर नहीं पाएंगे मतलब तो पी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट और जब अट्रैक्शन होगा तो साइज छोटा होगा। साइज क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आई बात, अभी आएगी समझ में और अच्छे से। देखो मजा अभी आएगा, मजा आज ला के रहेंगे। देखो ध्यान से, मजा कैसे आएगा। कैडमियम है, अच्छा इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, 4th वाले की बात नहीं करना। देखो एस ब्लॉक में आप इधर हो यहां पर, फिर आप जाओगे पी ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कुल कितने हैं, 12 डी ब्लॉक एलिमेंट। कितने हैं, 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बताओ है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। तो 12 जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, डी ऑर्बिटल में। कहां जाएंगे, डी डी ऑर्बिटल में जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कौन आएगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आएंगे। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स आएंगे फिर उसका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट होगा वो कहां जाएगा। बेटा ये बोलो, इधर जो हम कह रहे हैं वो बोलो, बोल के नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा भाई। एस ब्लॉक इधर है और पी ब्लॉक किधर है, इधर है। तो जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कुल कितने एलिमेंट आते हैं बताओ, 4th पीरियड में। 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 10। कितने आ रहे हैं बताओ, 10 आ रहे हैं। और 10 जो एलिमेंट आएंगे उसका इलेक्ट्रॉन लास्ट कौन जाएगा, बेटा पी ब्लॉक में, डी में जाएगा ना। डी ऑर्बिटल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो अब मैं तुमको समझा रहा हूं। हमारे पास यहां पर कौन है इधर, देखो 5th 5 से पहले कौन आएगा 4D, और यहां पर कौन है इधर हमारे पास 5S। S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें कितना जाएगा पूरा 10 इलेक्ट्रॉन। कितना, क्यों बताओ, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, एक मिनट, हाँ ये कौन सा एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं, आपको पहले पढ़ाया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, क्या नाम है इनका, कार्बन फैमिली, कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये वो नोबल गैस आ गया, होते हैं ना। तो ये पी ब्लॉक के क्यों एलिमेंट्स हैं, ये इनको हमने पी ब्लॉक नाम क्यों दिया, नहीं पता, ओ माय गॉड क्यों दिया तुम बताओ, बताओ ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं, नहीं पता। लो भैया फिर तुम्हारी बस की नहीं पढ़नी, फिर तुम ना साइंस पढ़नी छोड़ दो, हाँ आर्ट्स ले लो। अगर तुम साइंस नहीं पढ़ सकते
मतलब घर पे तुम स्टडी नहीं कर सकते, जो पढ़ाया है पिछला फिर बेकार है पढ़ना। पिछले लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होता है, एक बार पिछला पलटाओ पेज, पढ़ाओ पलटाओ, तुम्हारे पास बताओ नोट्स भी नहीं है। ये तो क्लियर है, हम्म, क्लियर तो घर है। हाँ तो आपको पता होना चाहिए ना, आप यहाँ देख भी नहीं सकते अब। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल्स। क्यों होते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। एस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, किसमें, पी सब सेल में जाता है। कहां जाता है, पी सब सेल में जाता है आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, जिस एलिमेंट का, जैसे मैंने कार्बन कहा, कार्बन क्या नंबर पे, 6 पे, तो 1s2 2s2 2p2, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, ठीक है। पी सब सेल में, तो इनको पी ब्लॉक में रखा गया। कहां रखा गया, पी ब्लॉक में। अब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों होंगे, क्योंकि जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वो एलिमेंट्स किस में जाएंगे बताओ, डी ब्लॉक में। ACR करो। डी ब्लॉक में जाएगा। किस में जाएगा, डी ब्लॉक में जाएगा, मतलब डी सब सेल में। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन करके समझा रहा हूँ, चीज अभी समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। देखो क्रोमियम है ये, सॉरी छोड़ो, डी ब्लॉक एलिमेंट बताओ कोई सा भी, ये रहा स्कूटर, टी वी, फिर कौन आता है, कार, मशीन, फ्रिज को कौन ले गया, निको जी। अब इनका किसी का भी आप करो कॉन्फ़िगरेशन, किसी का भी कर लो, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सब सेल में। पकड़ लो इसको, पकड़ लो मैग्नीज को, 25 पे के नहीं है बताओ ये, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4 कौन आता है, 4s, 4s कितना 2 3d 5, बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो कहाँ के एलिमेंट है ये, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब समझ में आया। समझ में आया। अब मेरी बात और सुनो ध्यान से, अभी लास्ट अगर मान लो हमारे पास कौन, जिंक होता, कौन होता, जिंक। यहां पर जिंक होता, जिंक क्या नंबर पे है, 30 पे। बोलो 30 पे, कितने पर है, 30। तो 3d10 होता, कितना होता, 10 डी में कितने होते हैं बताओ, 10 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जिंक है ना, कौन है, 30 पर है, कितने पर है, 30 पे। 31 पे कौन है, जी ए, कौन है ना, बैंगन आलू गाजर, तो ये 30 पर ही कितने पाएगा, 31 पर। तो इसके बाद में कौन है, गैलियम, कौन है, गैलियम। गैलियम है, गैलियम, ये 31 पर है, कौन है, 31 पे। 31 पर है। अब सुनो ध्यान से, तो अब इसका करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, क्या, कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 आ गया, फिर 5p आएगा, कौन आएगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन गए, अपने यहाँ तो 30 हो गया था ना, एक गया, कौन गया, भैया बताओ। एक हाँ क्वेश्चन है। हाँ आपने अभी से आगे क्यों नहीं लिया 3D को और थोड़ा सा पीछे क्यों नहीं लिया? हाँ, क्या, आपने 3D को आगे क्यों नहीं लिया और थोड़ा सा पीछे देखो क्यों नहीं लिया? आगे पीछे लिख लो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन पहले कब भरोगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ भरोगे, एस में। एस में। अगर हम यहाँ से गए कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 18, कितना हो गए, 18 हो गया। फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे मैंने, 4s में, फिर भरे किस में, डी में। 3d में भरे। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, 3d को पहले 4s को, बाद में लेकिन इलेक्ट्रॉन भरोगे पहले एस में। 4s में, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर 4s को आप कहाँ लिख लो, चाहे बाद में लिख लो। देखो ये रहा, 3d को मैं कहाँ लिख रहा हूँ, 3d को 3d10 4s2 लिख दिया, 5p, एस नहीं आएगा, 5p की माइनस 5 पैसा आएगा ना पहले। 4s, सॉरी ये 4 है ना, तो यहाँ पर 4p आएगा, कौन आएगा, वो हम गलती कर दिए, 4p आएगा, ठीक है ना, वो 5 नहीं आएगा ना, वो गलत हो गया, तो 4p आ गया। अब देखो ध्यान से, 4p में इलेक्ट्रॉन गया, लास्ट वाला कहाँ गया, लास्ट p में। तो इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ गए थे, एस में गया था, एस में। नहीं गया था एस में, एस में तो उससे पहले गया, देखो जरा, हाँ, डी में गया है। अरे डी में गया था ना, हाँ 3d में तो था। हाँ इसी चीज को समझने के लिए मैंने 4s को बाद में लिखा था, देखो ध्यान से, तो 4s में पहले मैंने भर दिया इलेक्ट्रॉन, फिर डी में कितने भरे, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 4p1 आएगा, 4p बनाएगा। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन डी में आया, फिर किस में आया, p में।
तो डी से पी से पहले डी में है ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या डी की शिल्डिंग अच्छी होती है? नहीं। अभी तो बताया मैंने, पुअर होती है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन जो डी वाले हैं, 3D वाले, वो आउटर इलेक्ट्रॉन जो पी में है, क्या उसको शिल्ड कर पाएगा अच्छे से? पुअर शिल्डिंग है इसकी। जब शिल्डिंग पुअरिंग है, अच्छे से शिल्डिंग कर ही नहीं पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा कहाँ की तरफ? अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट मान लो 4p है, कौन है? एक इलेक्ट्रॉन है, और बाहर अंदर कौन है? 3D के 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो ये 10 इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग अच्छी है ही नहीं, ये क्यों नहीं है? तो ये अभी तो मैंने तुमको अभी लिखवाए थे पीछे यार मैंने, अभी आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन जो ये डी तो इसकी जो शिल्डिंग है वो अच्छी नहीं है। वो काफी पास पास हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डी का शिल्डिंग अच्छी नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस। डी दूर होता है ना उससे, जब इसकी शिल्डिंग अच्छी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले हैं 4p1 वाले को क्या रोक पाएगा अट्रैक्शन से? जब ये अट्रैक्शन से रोक नहीं पाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताओ? अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्ट किसकी वजह से हुआ? डी की वजह से। तो डी शिल्डिंग नहीं कर पाया, अगर डी शिल्डिंग कर लेता, इसीलिए बोलते हैं डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इसकी साइज छोटी क्यों होगी? डी ब्लॉक की वजह से। तो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसकी वजह से साइज कम किसकी हो रही है? पी ब्लॉक के एलिमेंट की। किसकी हो रही है? हाँ, पी ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसकी साइज कम हो जा रही है डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ गया? तो और ये लागू, और ये जो इफेक्ट है 4th पीरियड से 5th में जाओगे तभी लगेगा। कहाँ जाओगे? 4th पीरियड से। देखो 4th में कौन है? जिंक आ गया ना, जिंक आ गया, तो जिंक के बाद कौन आएगा? फिर कैडमियम आएगा नीचे, तो इसके बाद इसमें लगेंगे, गैलियम में लगेंगे ना, फिर यहाँ लगेंगे इधर, फिर इंडियम में, ठीक है ना? हाँ, ऊपर डी है क्या ना? ऊपर डी नहीं है ना, तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन आई होप समझ में आ गया होगा। हेडिंग आप लोगों ने लिख रखा है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, तो मैं समझा था ना तुमको, पहले मैं क्या कर रहा था? एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि कैसे डी ब्लॉक काम करता है। समझ में आया? लिखो डेफिनेशन, लिखो। सबसे पहली बात बताओ, डी ब्लॉक की वजह से कॉन्ट्रैक्शन किस पे लग रहा है? पी ब्लॉक पे। अब समझ में आ गया ना अच्छे से? लिखो, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वर्क ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहली बात, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन वर्क ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां वर्क कर रहा है बताओ? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना? ये बात ध्यान रखना, पहली बात। अब आ जाओ दूसरी बात, हम इसे डिफाइन भी कर देंगे फटाफट से। लिखो, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑन मूविंग मतलब जाना, मूविंग फ्रॉम 3D टू थर्ड टू फोर्थ पीरियड। जब आप थर्ड से फोर्थ किसमें जाओगे? पीरियड में, तो क्या होगा? देयर आर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होगा? पीरियड, देयर आर 10 डी ब्लॉक। कितने होंगे? 10 डी ब्लॉक, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। देयर आर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स whose outermost electrons fall into D subcell, समझ में आया? fall into D सबसेल। डी सबसेल में क्या हो जाएगा? वो जाएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो डी में तो जाएगा, ठीक है ना? एंटर्स, फॉल इनटू n-1 करो देना, n-1 डी सबसेल, है ना? ऐसे उधर डी इधर कर लो, n-1 डी सबसेल। n-1 क्यों? क्योंकि
एंड तो वो होगा तुम्हारा पी वाला, है ना। अब बताओ डी का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग होती है कि नहीं। डी की क्या होती है, हाँ लिखो, सिंस द शिल्डिंग पावर ऑफ डी, सिंस द shielding power of d electrons is poor, अगर शिल्डिंग पावर से क्या हो गई, पुअर हो गई, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, पुअर। द अट्रैक्शन फोर्स, कॉमा लगा देना, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ outermost electron of p, outermost electron of p subcell will increase, क्या हो जाएगा, will increase, यानी कि मैं क्या कहा, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ outermost electron force attraction force of outermost electron of p subcell will increase, क्या हो जाएगा बताओ, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। टुवर्ड्स न्यूक्लियस as a result of which size of p block elements डिक्रीज, क्या हो जाएगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आई बात तुमको। तो साइज किसकी वजह से कम हुआ, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, किसके एलिमेंट्स का, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का। लेकिन पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का नहीं कम होता साइज, ये सारे एलिमेंट का कम नहीं होता, केवल ग्रुप नंबर 13 और 14 तक काम करता है, फिर ये आफ्टर वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, आफ्टर वीक, है ना। तो है ना, साइज हमारा कम हो गया, तो पी ब्लॉक पे काम करता है डी ब्लॉक, है ना। कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, साइज कम पी ब्लॉक का हुआ। बट देखो दिस इफेक्ट इज, हाँ लिखो दिस इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, दिस इफेक्ट इज वर्क इफेक्टिवली only up to 14th group afterward, है ना, after that this effect weaken, ठीक है ना, ये वीक पड़ जाता है, ठीक है ना, फिर काम नहीं करता। ओनली 13 और 14 ग्रुप पर ये इफेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ना ध्यान रखना है। ये हमारा था डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है लेंथेनोइड। कौन आता है, अब पढ़ाऊं कल पढ़ाऊं, ये बताओ फटाफट से। हाँ, लेंथेनोइड हमारा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसमें। अब ऐप की भी जो होती, क्या होती है, शिल्डिंग इफेक्ट हमारी बहुत कम होती है, ठीक है ना। 15 मिनट लगेंगे इसमें, और हाँ बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लगेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो देखो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो डी ब्लॉक कहाँ काम करता है, डी ब्लॉक वर्क हमारा करता है किस पर, पी ब्लॉक एलिमेंट पे, लेकिन वो भी कहाँ तक, 13th ग्रुप, है ना, हाँ 13 to 14, ठीक है ना। बस फिर आगे धीरे धीरे ना ये लगता तो है, लेकिन बहुत कम लगता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाओ डी ब्लॉक, सॉरी, अब हमारे पास में आता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन,
ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा बहुत ही बढ़िया इंसान है। ये क्यों होता है देखो ध्यान। अच्छा मतलब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन फिर से बनाना पड़ेगा मुझे पीरियोडिक टेबल 2 मिनट के अंदर, क्योंकि इसको भी ना समझाने के लिए देखो ऐसे आ गया हमारा, हाँ ये हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल। से आप ना छोड़ो क्योंकि अच्छा ज्यादा चौड़ा हो गया ये, देखो ये नॉर्मल गैस हो गया, इधर पी ब्लॉक हो गया है ना, पी ब्लॉक हो गया। अच्छा देखो 1 2 उसको करेंगे भी 2 3, अरे ज्यादा हो गया यार। भैया हम्म, सबसे इधर वाले में कैसे भरोगे आप 2 मिनट के अंदर? कोई बात नहीं, हम तुम्हें यार एक फ्लो चार्ट बना के दिखा रहे हैं भाई, ठीक है। 1 ऊपर होता है 1 2 3 है ना, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 4 5 6 ठीक है ना, और ये हमारा हो गया 7। देखो ध्यान से, इधर एस होता है हमारे पास, इधर ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 है ना, ग्रुप नंबर 5, यहाँ कितना होता है ग्रुप नंबर 12 लास्ट में, इधर 13 हो गया। देखो ध्यान से 6 में देखो ध्यान से ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के नाम से आता है। अब सुनो ये भी वर्क करता है पी ब्लॉक एलिमेंट पे, कहां करता है वर्क, ये इफेक्ट, अच्छा नहीं पी नहीं, ये डी पे वर्क करता है, कहां करता है, डीपर ये डी पर वर्क करेगा, ठीक है ना। देखो 6th पीरियड में आप अपने देखो टेबल जो है ना पीरियोडिक टेबल बुक में, उसमें देखो ध्यान से, यहां पर जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें एल ए है लेंथेनम, हाँ कौन है, लेंथेनम, और इसमें कौन है, इस पे एक स्टार है, और ये है 57 पे, कहां पर है, 57 ये है 57 पे लेंथेनम। तो लेंथेनम कहां पर 57 में है। उसके बाद देखो इसके बाद में 57 के बाद 58 नहीं है, इधर 72 है। तो 72 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, किसका है, डी ब्लॉक का 72 पर कौन है देता हूं, ला हफ्ता एच एफ, हाँ होपनियम, ला हफ्ता होपनियम। तो ये 57 और 72 इसके बीच में कितने गायब एलिमेंट है, 14 एलिमेंट, कितने, 14 का है इधर हमारे पास हॉफनियम है 72 पर, इसके बीच में टोटल 14 एलिमेंट्स, कितने, 14 एलिमेंट्स है हमारे पास, टोटल 14 एलिमेंट्स। अब ये 14 एलिमेंट्स जो है ये बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, कहां से करता है बिलोंग, एफ ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, क्या मतलब है इसका बताओ, जो एफ पे आ रहे हो लास्ट में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, दैट्स मीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स, दीज 14 एलिमेंट्स, कितने, 14 उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एफ सबसेल का, देखो यानी इसके अंदर देखो ये जो हॉफनियम है उससे पहले और लेंथेनॉइड के बाद बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एफ सबसेल में, और उसके बाद जब हॉफनियम आएगा तो उसका डी में जाएगा वापस। देखो अगर मैं बात करूं लेंथेनॉइड का, उसके बाद हमारे पास कौन है, एफ सबसेल, कौन है, सॉरी एफ नहीं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बताओ, लेकर नदियां है ना, लेकर नदियां, सीने पर, ठीक है ना, सीने पर है, सी से स्टार्ट सीने पर नदियां, ठीक है, सी ऐसा देखो, मैं भी आपको सुनो, देखो ये सी एस आ गया है ना, सी सॉरी सिलीनियम। अब इसमें हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट सेल का वो है 4f कितना 2 5d कितना 0 और 6s कितना 2। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो f में जा रहा है, कहाँ, f में जा रहा है। अच्छा अब देखो हॉफनियम का, देखो ध्यान से, हॉफनियम का कितना है, हॉफनियम का है HF 72 है, तो हॉफनियम का कितना है 4f14, कितना है 4f14, 5d कितना है 2 और 6s कितना है 2। देखो ध्यान दो ध्यान से, ये 5d है, क्या है ये हमारा है 5d, 5d है ना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन है, लास्ट उससे पहले कहां गया होगा, एफ में अब F वाले का जो इलेक्ट्रॉन है क्या सिल्डिंग अच्छी कर पाएगी इसकी, नहीं तो D के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अब D के इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे कॉन्ट्रैक्ट, F की वजह से। हाँ भाई सुनो ये जो सिलीनियम है ये कहां पर आएगा,
HF और La के बीच में आएगा, इधर बीच में आएगा ना। और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका, सिलीनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, F में गया। और हॉफनियम बाद में आएगा, तो हॉफनियम जो बाद में आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाएगा, डी में। लेकिन पहले F भरेगा फिर डी में जाएगा, पहले 4F भरेगा फिर 5D में जाएगा, है ना। तो जो 4F के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5D के इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो टूवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो जाएगा। साइज फिर छोटा हो गया, साइज फिर, अब साइज किसकी छोटी हुई, डी ब्लॉक के एलिमेंट की। किसकी वजह से, एफ ब्लॉक के एलिमेंट की, है कि नहीं। तो इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर फेमस है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। किससे, समझ में आ गया, नहीं आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यही था इसमें कहानी इसकी। अब इसमें लिखो फटाफट से, मैं बोल देता हूं, ठीक है ना। लो बुक लो, समझ में आ रही है चीजें। एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लिखो। ऑन मूविंग फ्रॉम 5th to 6th पीरियड, देखो है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम 5th to 6th period, there exist लिखो ना, there are exist या फिर there, है ना, there are exist 14 lengthenoid elements whose last electrons enters into the F subcell, ध्यान रहेगा ना। सिंस स्क्रीनिंग पावर ऑफ, लिखो, सिंस स्क्रीनिंग पावर ऑफ F सबसेल इज वेरी पुअर, इसका तो बहुत ही कम होता है। क्या होता है इसका, सिंस स्क्रीनिंग पावर ऑफ F सबसेल इज वेरी पुअर, क्या हो जाएगा, वेरी पुअर लिखते हैं, वेरी पुअर, ठीक है ना। अगर वेरी पुअर हो जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव, तो शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव, लिखो शील्डिंग, तीसरा पॉइंट है शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्टिव ही नहीं होगा, शील्डिंग इज नॉट इफेक्टिव। अब शील्डिंग अगर इफेक्टिव नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। नॉट इफेक्टिव, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स attracted towards nucleus, therefore next point में, therefore size of 6th period of D block elements decrease, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। डिग्रीज, ठीक है ना। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड
लेंथेनॉइड क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ करता है वर्क? डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। यहां लिख देना लास्ट पॉइंट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क ऑन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट से आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हो गया? समझ में आ कि नहीं आया पहले बताओ। है ना? हाँ, तो ये भी ना 13th और 14th ग्रुप तक ही लगता है, ठीक है ना, फिर आफ्टर वीक हो जाता है, ठीक है ना। देखो लेंथेनॉइड contraction is also more pronounced up to 13th and 14th ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये केवल यही काम करते हैं और काम नहीं करते आगे, ठीक है ना। हम लोग इसका बहुत बहुत ख्याल रखेंगे, ठीक है ना, कि उसके बाद ही फिर ये वीक पड़ता है ना, क्या पड़ता है, ये वीक पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्शन। देखो साइज को इफेक्ट करने के लिए कौन कौन आ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शिल्डिंग इफेक्ट, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिक्कत तो नहीं किसी को? ये हमारी रही आज की धमाकेदार वाला टॉपिक, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, बेहतरीन टॉपिक है। जिसको ये टॉपिक आ गया उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी, खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कि ये जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा एटॉमिक साइज पे, ठीक है ना। डिटेल में समझाऊंगा। नमस्कार, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में।